आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। हमने पिछली कक्षा में विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। और आज हम क्रिया में कितने इसके भेद, इसकी विशेषताएं, कौन कौन से भेद होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया की परिभाषा है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल है वो मूल प्रत्यय है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ने से चलना होगा। इसी तरह खिल दसना, खिल धनना, खिलना हो गया। हंस दन्ना, हंसना हो गया। रो धन्ना, रोना हो गया। अब हम क्रिया के भेद है वो 3 प्रकार से बांट करके पढ़ते हैं। नंबर 1 क्रम के आधार पर क्रिया, नंबर 2 प्रयोग या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया, और नंबर 3 है वो है काल के आधार पर क्रिया। जो 1 नंबर की है वो है क्रम के आधार पर क्रिया। इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पर होती है अकर्मक क्रिया, नंबर 2 होती है सक्रमक क्रिया, और सक्रमक क्रिया के भी उपभेद करते हैं 2। नंबर 1 एक क्रम क्रिया, नंबर 2 द्विक्रम क्रिया या बहुक्रम क्रिया। उसके बाद हम जो 2 नंबर का जो भाग है वो है प्रयोग या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया को 8 प्रकार के भागों में बांट करके पढ़ते हैं। उसका नंबर 1 है वो है सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 5 नाम धातु क्रिया, नंबर 6 कृदंत क्रिया, नंबर 7 है वो सजातीय क्रिया, नंबर 8 वो है सहायक क्रिया। इसके बाद हम जो 3 नंबर का जो भाग है वो है काल के आधार पर, उसमें हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया, नंबर 2 वर्तमानकालिक क्रिया, नंबर 3 भविष्यत्कालिक क्रिया। अब हम नंबर 1 भूतकालिक क्रिया के 6 उपभेद करते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकालिक क्रिया, नंबर 2 आसन भूतकालिक क्रिया, नंबर 3 पूर्ण भूतकालिक क्रिया, नंबर 4 अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, नंबर 5 संदिग्ध, नंबर 6 हेतुमंद भूतकालिक क्रिया। उसके बाद वर्तमान कालिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। उसको हम 5 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, नंबर 4 संभाव्य, नंबर 5 आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। उसके बाद 3 नंबर का जो भेद है वह है भविष्यत्कालिक क्रिया। नंबर 1 सामान्य भविष्यत्कालिक क्रिया, नंबर 2 संभाव्य भविष्यत्कालिक क्रिया, नंबर 3 आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया, नंबर 4 हेतुमंद भविष्यत्कालिक क्रिया। अब हम इसके एक एक भाग को हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, और साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूँ और बताता चलूँगा कि कौन से क्रिया के किस भाग में से कितने प्रश्न आते हैं। हम रीट की बात करें तो यह काल के आधार पर जो क्रिया है इसमें से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आता है। रीट लेवल 1, लेवल 2 जो भाषा होती है उसमें, उसके बाद अन्य रीट यानी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में क्रिया के सभी जितने भी भाग हैं उसमें से 5 यानी एक एक प्रश्न, एक भाग में से एक एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आता है। तो इसके भाग हो गए 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न तो निश्चित रूप से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक इसके जो नंबर है उसके बारे में। कौन सा
है वो है, 1 मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं। हम 1 नंबर पर भाग है क्रम के आधार पर क्रिया, इसको पढ़ते हैं। इसको हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। 1 नंबर आक्रमक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। 1 नंबर है आक्रमक क्रिया, यानी जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के रहित अर्थकर्ता और क्रिया के बिना क्रम प्रयुक्त हो पूरे अर्थ का बोध कराए, आक्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे कुत्ता भौंका, यानी इसमें क्रम वो नहीं होगा। कुत्ता भौंका, बच्चा रोया, रमेश पेड़ के नीचे सो रहा है, पड़ोसी चिल्ला रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये 2 फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 में आया था। उसके बाद वायुयान हवा में उड़ रहे हैं, हम मंदिर पैदल जाते हैं। अब हम सकर्मक क्रिया यानी दूसरा नंबर का जो भाग है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रियाक्रम के सहित हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश क्रिकेट खेल रहा है, सुरेश फुटबॉल खेल रहा है, विजय खाना पका रहा है, बच्चे कपड़े धो रहे हैं। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए है कि वाक्य में हम क्या और कौन से प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर मिलता है दोनों का, तो वो होती है सकर्मक क्रिया। यानी क्या से क्या करेंगे तो क्रिया हो जाएगी, और कौन यानी कर्ता, दोनों का उत्तर अलग अलग आना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन लगा के कौन यानी क्या खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तब तो आ जाएगा रमेश, और क्या खेल रहा है यानी क्रिकेट। दोनों के प्रश्न हमने वाक्य में किए और दोनों के उत्तर अलग अलग मिले। इसी तरीके से कौन खेल रहा है, रमेश क्या फुटबॉल खेलता है, विजय यानी क्या और कौन का उत्तर। अब हम इसकी बात करें सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या करें। जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के क्या के द्वारा प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर मिले तो सकर्मक होती है, और यदि क्या का उत्तर नहीं मिले अथवा क्या के उत्तर में कर्ता मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश पत्र लिख रहा है, कौन लिख रहा है, रमेश क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। अब हम देखते हैं कि वह जोर जोर से हंस रहा है, कौन हंस रहा है कोई भी हमें नहीं पता। उसके बाद क्या कर रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब एक का ही जवाब मिला, तो यह होती है आक्रामक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक क्रमक क्रिया, दूसरी द्विक्रमक क्रिया। हम एक क्रमक क्रिया वह है कि जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक ही क्रम प्रयुक्त हो तो वह एक क्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ रहा है, सिर्फ एक हुआ, अंकित पुस्तक पढ़ रहा है, दिनेश गाय चरा रहा है, मोनिका भजन सुना रही है, वे लिख रहे हैं, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब हम इसमें हमें एक क्रम मिला। अब हम द्विक्रमक क्रिया है उसकी देखते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं कि जब किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ 2 या 2 से अधिक क्रम प्रयुक्त हो द्विक्रमक या बहुक्रमिक क्रिया कहलाती है। अध्यापक छात्र को पुस्तक पढ़ाता है। अब छात्र हो गया एक पढ़ाता है 2 और तीसरी पुस्तक हो गया, द्विक्रमक हो रहा है। इसमें इसी तरीके से आगे के उदाहरण हम देखते हैं। रमेश सुरेश को पत्र लिख रहा है, अजय विजय को पुस्तक पढ़ा रहा है, किसान गायों को भूसा खिला रहा है, पिता पुत्र को आज्ञा देता है, भाई बहन को 500 रुपये देता है, मोहन सोहन को 500 रुपये देता है। एक क्रमक हो गया, देने का मतलब देता है 500 रुपये, एक क्रमक हो गया। अब मोहन सोहन को 500 रुपये उधार देता है, यानी वापिस आएंगे वो पैसे, तो 2 क्रम हो गए। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, वापिस नहीं आएगा, एक क्रम हो गया।
मंत्री भिखारी को धन देता है, भिखारी को दिया हुआ दान कभी वापस नहीं आता। इसी तरीके से उसका मोहन धोबी को कपड़े देता है, धोने के लिए दे रहा है, द्विक्रमक होगा, वापिस आएंगे। उसी तरीके से मोहन भिखारी को कपड़े देता है, इसमें एक क्रम क्रिया आएगी। अब हम इसके जो विशेष नियम है इसकी पहचान कैसे करें, तो हम पढ़ते हैं कि द्विक्रमक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या और किसको के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि दोनों का उत्तर मिले और अलग अलग मिले तो द्विक्रमक होती है, और एक ही मिले तो एक क्रमक क्रिया होती है। जैसे हमारा उदाहरण है वह है मोहन सोहन को पाठ पढ़ाता है। अब सोहन को पाठ पढ़ाता है, द्विक्रमक क्रिया हो गई, यानी क्या कर रहा है, पाठ पढ़ा रहा है। इसमें प्रश्न करेंगे कौन, मोहन, और किसको, सोहन को। इसी तरीके से हमारा दूसरा उदाहरण है वो है पिता पुत्र को 500 रुपये देता है। अब पिता है वो पुत्र को देता है, यानी हम इसके अंदर हम प्रश्न करेंगे वाक्य में कि हमें कैसा पता चलेगा कि द्विक्रमक क्रिया है या नहीं। तो हम इसमें था कि क्रिया क्या और किसको, पिता पुत्र को क्या देता है, 500 रुपये देता है। किसको देता है, पुत्र को देता है। दोनों के उत्तर और अलग अलग मिले हैं तो द्विक्रमक क्रिया हो गई। अब हम इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी भी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो तो वहाँ पर निश्चित रूप से एक क्रमक क्रिया होती है, तथा जिसको दान दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है वह है कि किसी भी वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो तो वहाँ पर एक क्रमक क्रिया होगी, यानी दान देने के बाद वापिस नहीं मांगी जाती वस्तु, तो एक क्रमक हो गया। और उसमें संप्रदान कारक होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है वो है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब ब्राह्मण को देता है, एक क्रमक क्रिया हो जाएगी, दान दे रहा है। उसके बाद है और इसमें कारक है वो संप्रदान कारक होगा। रमेश सुरेश को 500 रुपये देता है, संप्रदान कारक हो गया और एक क्रमक क्रिया हो गई। अब है तीसरा है वह है कि रमेश सुरेश को 500 रुपये उधार देता है। ये उधार आ गया यानी वापस आएंगे तो द्विक्रमक क्रिया हो गई। इसी तरीके से माताजी ने धोबी को कपड़े दिए। अब धोबी को कपड़े दिए निश्चित रूप से द्विक्रमक क्रिया होगी, क्योंकि वापस आएंगे। इसके बाद माताजी ने भिखारी को कपड़े दिए, एक क्रमक क्रिया हो गई, संप्रदान कारक होता है। इस तरीके से हमने एक पढ़ लिया। अब दूसरा भेद है वो है प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। हम उसको पढ़ेंगे और उसके एक एक भेद के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारा जो दूसरा भेद था वो है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। नंबर 1 इसका उपभेद है वो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया के अंदर जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कुत्ता भौंका, बच्चा रोया, लड़का हंसा, वह आया, मैं गया, उसने पुस्तक पढ़ी। इसमें सामान्य हो रही है। उसके बाद जो दूसरा जो भेद है वो है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है संयुक्त क्रिया, यानी जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चा पढ़ता रहता है। अब इसमें संयुक्त क्रिया है, एक तो पढ़ता एक रहता है, दोनों क्रियाएं प्रयुक्त हुई है संयुक्त रूप से। उसी तरीके से विजय हंसता रहता है, इसमें भी दो क्रियाएं, हंसता है फिर रहता है। उसके बाद मैं आता रहूँगा, इसमें भी दो क्रियाएं हैं यानी संयुक्त क्रिया प्रयोग हुई है। इसी तरीके से हम देखते
चलेंगे, इसमें भी दो क्रियाएं प्रयुक्त हुए। उसके बाद तीसरा भेद है वो है पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब किसी भी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो तो जो क्रिया पहले संपन्न होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चा दूध पीकर के सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया, अब सोने से पहले उसने दूध पिया है, यानी पूर्व की क्रिया पीना हो गई, तो सोने से पहले पीकर सोया है, पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद दूसरा है वो है कि रमेश हंसकर बोला। अब बोलने से पहले वो हंसा है। उसके बाद पिताजी कार्यालय जाकर के आ गए। पिताजी कार्यालय जाकर आ गए। आगे का है वो है कि उसने देखकर अनदेखा कर दिया, यानी अनदेखा करने से पहले उसने देखा है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उसके बाद मैं दिल्ली जाकर आ गया, यानी आने से पहले वो जाकर आ गया। उसने बुलाकर भगा दिया, भगाने से पहले उसने भगाया है। भगाने से पहले उसने बुलाया है। अब इसमें हमने देखा कि क्रिया से पहले हमें क्रिया प्रयुक्त हो रही है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे हम इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा रहता है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसके बाद जो 4 नंबर का वो है प्रेरणार्थक क्रिया, जब किसी भी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन शोभन से पत्र लिखवाता है, यानी इसमें प्रेरणा दे रहा है, दूसरे से लिखवा रहा है प्रेरणा देकर के। मोहन शोभन से पत्र लिखवाता, खुद नहीं, बल्कि मोहन है वो शोभन को प्रेरणा देकर के पत्र लिखवा रहा है। इसी तरीके से अध्यापक है वो छात्र को प्रेरणा देंगे, प्रेरणा से पिता से पिटवाता है, छात्र को पिता से पिटवाता है। उसी तरीके से सरपंच ने तालाब बनवाया। अब सरपंच खुद तो बनाएगा नहीं, दूसरे की प्रेरणा दे करके, यानी दूसरे लोगों से बनाएगा तालाब। उसी तरीके से नाम धातु क्रिया, यानी किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तब हाथी है वो संज्ञा है, किसी जानवर का नाम है, तो हाथी से हथियाना, बात से बतियाना, लाज से लज्जाना हो गया, और शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना हो गया। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य है कि उसने मेरी ज़मीन हथियाली। उसने मेरी ज़मीन हथियाली। दूसरा है वो है वह हमेशा बतियाता रहता है। वह हमेशा बतियाता रहता है। मेरी पड़ोसिन मुझे देखकर शर्माने लगी। वह हमेशा गर्म से इसमें हमने बनाया था गरमाता रहता है, यानी वह हमेशा गरमाता रहता है। अब हमारी छठा जो भेद है वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया यानी जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल से चलना हो गया, उसी तरीके से चल से चलना, चलता और चलकर, यानी एक ही क्रिया के नाम से बनने वाली क्रियाएं, नाम धातु एक से बनने वाली क्रियाएं हैं, वो करने का बोध करे यानी कृदंत क्रियाएं होती है। जैसे हंस से हंसना, हंसता, हंसकर। अब हम जो 7वां भेद है वो है सजातीय क्रियाएं, यानी जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण होता है, यानी समान जाति की जो क्रियाएं होती है उसे सजातीय क्रियाएं कहते हैं। अब पढ़ है, इससे हम दो क्रियाएं बनाते हैं सजातीय, एक से पढ़ाई, दूसरे से पढ़ी।
आगे वाला है वो है लड़ से लड़ाई और एक लड़ से लड़ी, चढ़ से चढ़ाई और चढ़ से चढ़ी। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह है कि भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। रमेश ने एमए की पढ़ाई पढ़ी। हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। उसके बाद जो 7 नंबर का वो है सहायक क्रिया, यानी जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई क्रिया प्रयुक्त हो तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे रोगी ने दवा पी है, अब सहायक के रूप में वो है इसमें प्रयुक्त हुआ, ये सहायक क्रिया होती है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, अब पढ़ी इतना हो गया, उसके बाद पढ़ने की सहायक है वो है प्रयोग हुआ है, यानी क्रिया सहायक के रूप में है प्रयोग हुआ है, सहायक क्रिया हो गई। उसने चश्मा खरीद लिया है, अब खरीदना क्रिया है, उसके बाद सहायक के रूप में लिया हुआ है तो सहायक क्रिया लिया हो गया। इसी तरीके से मैंने टोपी खरीद ली है, खरीदने के बाद ली वो सहायक के रूप में प्रयोग हुआ। इस तरीके से आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषाएं और क्रिया के सामान्य भेद। उसके बाद हमने क्रम के आधार पर क्रिया के हमने क्रम एकक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया पढ़ा। उसके बाद हमने सकर्मक क्रिया के भी भेद, एकक्रमक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया पढ़ी। उसके बाद हमने विशेष नियम पढ़े इसके। उसके बाद 2 नंबर का जो भेद है वो है प्रयोग या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। इसके हमने भेदों के बारे में चर्चा की। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और उसके बाद हमने प्रेरणार्थ क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया पढ़ी है। अब हमने कल पढ़ना है वो है काल के आधार पर क्रियाएं। उसके हम तीनों के भेद करके उसके भेदों के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज हमने बात करी है वो क्रिया की सामान्य जानकारी और क्रिया के जो 2 भेद हैं उसके बारे में चर्चा करिए। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।